नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के अपने प्रमुख क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशल टॉपिक बजट के बारे में, क्योंकि आज 1 फरवरी है और देश में केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट पेश हुआ है, जो कि 11 बजे का टाइम था, पेश हुआ है। तो उस पूरे बजट के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने लगातार 2019 के बाद यह उनका 8वां बजट है जो पूर्ण बजट है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अब आइए पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज की बजट होता क्या है, बजट की संवैधानिक स्थिति क्या है, और ये जो बजट है इसमें सरकार ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है, बजट में क्या चीज सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बजट का जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा किया जाए तो भारत में स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था, केंद्रीय बजट, वह 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चट्टी के द्वारा पेश किया गया था। देश का पहला बजट, जैसा कि आपको हमने बताया ये बात। अगर मैं फैक्चुअल डेटा के रूप में आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जाता है, ठीक है, ये योगदान। अब यहां जैसा कि जैसे निर्मला सीतारमण ने ये अपना 8वां पूर्व बजट पेश किया, इसके बारे में बिल्कुल समझेंगे, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह है, आपको मैं बता दूं कि बजट को जानते हैं, बजट होता क्या है, बजट क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट क्या है। देखिए, बजट क्या होता है, बजट आय और व्यय का एक विवरण होता है, दस्तावेज होता है, जो क्या करता है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों, यानी कि सरकार को कहां से प्रस्तावित प्राप्तियां हैं, कहां कहां से इसका स्रोत है, और व्यय का एक विवरण है जो बजट होता है। जैसे हमने कहा कि सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकार के पास पूंजीगत प्राप्तियां हैं, हमने कहा ना, सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकार के पास पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसी प्रकार सरकार के पास राजस्व व्यय भी हैं और पूंजीगत व्यय भी हैं। तो बजट क्या है, बजट सरकार का वित्तीय, आगामी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में एक अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वित्तीय विवरण है। बजट सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब है। सरकार ये दिखाने का प्रयास करता है, एक मिरर है, एक दर्पण है। सरकार ये दिखाने का प्रयास करता है कि हमारी नीतियां किस प्रकार हैं, वो बजट के माध्यम से ही सरकार कर सकता है। सरकार के पास आय के स्रोत क्या हैं, सरकार के पास व्यय की मदें क्या हैं, ये बजट के माध्यम से ही पता चलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बजट का संवैधानिक प्रावधान के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको हम बता दें कि भारत, देखिए, बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 के अनुच्छेद में एक वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है संवैधानिक रूप से बजट के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये जो बजट आज पेश हुआ है
1 फरवरी को, ये जो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ है, आपको मैं बता दूं, बजट संसद में पेश होने से पहले, जैसे आपने देखा, वित्त मंत्री अपने आवास से निकली, राष्ट्रपति भवन गई, वहां पे जो एक परंपरा है, उनको दही गुड़ खिलाया गया, उसके बाद से वो अपने टैबलेट लेकर आई और संसद पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया देश के सामने। तो ये जो बजट होता है ना, ये संसद में आने से पहले इसका जो एक विचारधारा है पूरे बजट का, संसद में आया, उसके बाद इस पे चर्चा होगा, तो इसका एक विवरण होता है, कई चरण होता है, इस पे भी फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे आपने देखा, बजट का प्रस्तुतिकरण, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सामान्य चर्चा, इस पर चर्चा होगा। ये प्रक्रिया ऐसे, आज 1 फरवरी है, ऐसे लगातार ये देखेंगे तो 7 फरवरी 8 फरवरी तक ये सब प्रोसेस होता रहेगा। एक बजट का क्या होता है, एक स्तर है, कई प्रकार के कार्य, इस पर प्रक्रिया चलते रहते हैं, कई चरण है। बजट का प्रस्तुतिकरण आपने देखा, अब सामान्य चर्चा होता है, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है बजट के संदर्भ में, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होना, वित्त विधेयक पारित करना। तो बजट का जो है ना, कई चरण होता है, जिसको 6 चरणों में आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। चूंकि जानते हैं, जो भी स्टूडेंट जैसे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस का एग्जाम देते हैं, वहां ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पीटी के संदर्भ में। तो बजट 6 चरणों से गुजरता है, ये बात भी आपने जान लिया। अब मामला है कि बजट के घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बजट के 2 ही घटक हैं, एक तो है पूंजीगत और एक है राजस्व। अब देखिए, पूंजीगत, सरकार के पास पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे गवर्नमेंट के पास जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जहां पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है, 51% से ज्यादा है जहां पे हिस्सेदारी, ठीक है। अब इन कंपनियों जैसे बहुत से ऐसे कंपनियां हैं कि जो सही से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, नहीं चल पाता है, इन कंपनियों के शेयरों को बेचना, उससे जो अर्जित धन हो रहा है, या अन्य प्रकार के द्वारा सरकार के पास उधार, अन्य प्रकार से जो धन आते हैं, वो हम पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में जानते हैं। अब एक चीज और है, ये तो पूंजीगत, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो भी ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, वहां जो गवर्नमेंट का शेयर है 51% से मैक्सिमम है, उसको सरकार बेच करके उससे जो अर्जित धन कर रहा है, वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। या किसी को उधार दिया गया धन भी सरकार को मिलता है, वो भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अच्छा, सरकार पूंजीगत प्राप्तियों के साथ साथ पूंजीगत खर्च भी करता है, जैसे कोई अस्पताल बनाना, रोड, सड़क, हाईवे, ये सब क्या है, पूंजीगत खर्च है, पूंजीगत व्यय है। इसी प्रकार आप देखेंगे एक राजस्व, दूसरा जो टाइप होता है राजस्व, तो राजस्व व्यय भी होता है और राजस्व स्रोत भी होता है, इसको भी जानेंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि गवर्नमेंट बजट में जो सिस्टम है, देखिए, रेवेन्यू बजट, राजस्व और कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में आप देखेंगे टैक्स के माध्यम से जो राजस्व स्रोत है, टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स फीस, फाइन इत्यादि नॉन टैक्स में आ जाएगा। तो टैक्स में जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर इसी प्रकार आप कैपिटल बजट में देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, जो आपको मैंने बताया, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ठीक है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो बजट, चूंकि अब आप समझेंगे
जैसे एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा आपको और समझा दें, बिल्कुल आप समझ जाएंगे बजट के बारे में। जैसे मान लीजिए ये 1 रुपए का सिक्का है। अब 1 रुपए में ऐसे देखिए, ये 15% है, ये 15% है, ये 20% है, ये 40% है, ये 10% है। ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर मैं बताऊं स्रोत के बारे में, अब सरकार को तमाम प्रकार से 40% यहां से आ रहा, 15% यहां से आ रहा है, 15% इस सरकार को टैक्स के माध्यम से बहुत पैसा आता है। ठीक है। जो कंपनियों पे लगता है टैक्स, ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पैसा आता है। तो हमने कहा कि 40% है वो, तो ये सब सरकार के आय का स्रोत है। अब इसी प्रकार सरकार व्यय भी सरकार के द्वारा व्यय भी होता है, खर्च भी होता है। हमने कहा कि सरकार जो है 40% कल्याणकारी योजनाओं में लगा दिया। सरकार जो है 40% राजस्व घाटा को, जो राजकोषीय घाटा है, जो राजकोषीय डिफिसिट है, उसको भरने के लिए सरकार ने लगा दिया, प्रयोग कर लिया। तो ये जो सरकार का खर्च है ना, व्यय है, यही क्या होता है, यानी कि सरकार के आय का स्रोत क्या है, व्यय की मदे का, यही जो विवरण होता है उसे बजट बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किया है। मैं बात कर रहा हूं मध्यम वर्ग के लिए। देखिए, मध्यम वर्ग में सबसे पहली बात हम बताएंगे नौकरी पेशा के बारे में। जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पेशे में है, नौकरी पेशा की जो 12 लाख तक की आय है ना, उसको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। इनकम यानी कि आय पर लगने वाला फ्री कर दिया है। ये सालाना है, ठीक है, वन ईयर का है। ठीक है। तो इस प्रकार सरकार ने, वित्त मंत्री ने अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम, जैसे देखिए टैक्स का एक रिजीम होता है कि पुरानी टैक्स दर, नई टैक्स दर, तो ओल्ड और न्यू, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना लगभग इतना लाख तक की, 12 लाख तक की जो इनकम है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। कई इसमें बहुत सारे ऐसी शर्तें भी हैं जो आपको बिल्कुल जो है, जब आप विस्तृत इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आप जरूर जान जाएंगे। ठीक है। अन्य किसी भी जरिए आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल जो है यही है, यानी कि ये नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए है। जैसे आपको मैं एक स्लैब दिखा दूं, जैसे ओल्ड और न्यू स्लैब में आप देखेंगे, जैसे पुराने स्लैब ये हैं 3 लाख पर 0%, नया स्लैब में भी 0% है, और आप देखेंगे 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, नए पे भी 5% है, 7 से 10 के बीच में 10% है, 8 से 12 लाख तक 10%। यही जो 10% तक है ना, ये न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में आने के बाद क्या किया जाएगा, इसको सरकार जो है पूरी तरीके, जो 10% का ये को है लगने वाला 10% टैक्स है, उसको सरकार सीधे माफ कर देगी, जो नौकरी पेशा वालों के संदर्भ में बताया गया है वित्त मंत्री के बारे में, वित्त मंत्री द्वारा, सॉरी। ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आशा है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। और मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मोबाइल फोन और ई कार वगैरह सस्ता हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, वेसाइकल है, इसको भी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी वगैरह ये सब सस्ती होगी। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। और वित्त मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। आप जानते हैं, जो मैं सस्ते की होने की बात कर रहा हूं, जैसे मोबाइल के बारे में, मोबाइल फोन, ई कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टैक्स बिल लाया जाएगा, उसके जरिए ऐसा प्रावधान है और ऐसा होने की संभावना है। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है।
इसके अलावा आप देखेंगे 1 लाख अधूरे पूरे घर पूरे होंगे, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवासीय, इससे पहले हमने आर्थिक सर्वे के द्वारा चर्चा किया था। अगर आप मेरी क्लास देखे हो इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो 1 लाख नए अधूरे घर पूरे होने का भी वित्त मंत्री के द्वारा बात रखा गया है। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक, ठीक है, इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वित्त मंत्री के द्वारा यह बात कहा गया, ठीक है। खैर वो मध्यम वर्ग की बात है, लेकिन अभी उसे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। महिलाओं के लिए मैं बता दूं तो जो SC/ST से संबंधित, खास करके SC/ST की महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना, जो MSME है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विशेष लोन योजना, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। तो बजट में SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके तहत पहली बार अगर आप उद्योग ऐसे MSME के तहत उद्योग धंधे का, कल कारखाने का निर्माण करते हैं, तो 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य क्या है मैं बता दूं आपको, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना, सबसे सीधा विषय। ये तारीफे काबिल है, चूंकि इससे महिलाओं की जो सशक्तिकरण है उस एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा और देश के लिए यह एक बेहतर कदम माना जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊं किसानों के संदर्भ में, एग्रीकल्चर फील्ड, तो एग्रीकल्चर फील्ड में आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC बोलते हैं, के लिए जो लिमिट अमाउंट था 3 लाख रुपए तक, उसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए तक। देश में PM धन धान्य कृषि योजना, देश में PM प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी और 100 जिलों को इसका फायदा होगा, ठीक है। ये जो PM धन धान्य कृषि योजना है, ये किसानों को अपनी फसल बढ़ाने के संदर्भ में, और इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट है इससे, ठीक है। PM धन धान्य योजना, इस योजना पे विस्तृत फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे किसानों के लिए जैसे डेयरी और मछली पालन, ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही विषय है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि फील्ड, ठीक है। मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान किया गया, जो कि वित्त मंत्री के द्वारा यह बात कहा गया है। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटा करके 5% की गई। ऐसे जो शुल्क लगते हैं, कस्टम शुल्क वगैरह, इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, वस्तु जो होता है वो सस्ता हो जाता है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, क्योंकि बिहार के बारे में विशेष रूप से इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के संदर्भ में बिहार में बनाने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इसका फायदा होगा, ठीक है। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू होने वाला है, और पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो लोकल ग्रामीण यानी कि रीजनल, एक तरीके से रूरल एरियाज हैं, वहां पे जो है पोस्ट पेमेंट बैंक की जो एक वैचारिक विचारधारा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये किसानों के संदर्भ में आपने जाना।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युवा, युवाओं के लिए क्या है, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा युवाओं के लिए। लेकिन अब मसला यही है कि स्टार्टअप होता क्या है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप 2016 में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना आया था, स्टार्टअप इंडिया योजना, जो भारत सरकार द्वारा देश में जो उद्यम को, यानी कि उद्योग धंधे छोटे पैमाने पर कोई स्टार्ट कर रहा है, उस व्यवसायिक गतिविधियों में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उस व्यवसाय को वित्त प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट का एक पहल था, स्टार्टअप इंडिया। खास करके इस योजना का पहल था भारत में बेरोजगारी दर को कम करना। तो ऐसे योजनाओं के माध्यम से सरकार बेरोजगारों को एक व्यवसाय की दिशा में ले जाने के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा, ठीक है, और 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे युवाओं को। क्योंकि देखिए, अब वर्तमान समय में एआई का जमाना है, और प्रत्येक युवा, अगर वह उसके पास अच्छी कौशल है, तो एआई के जमाने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में आपके पास बेहतर नॉलेज होना चाहिए। तो लगभग गवर्नमेंट के द्वारा 500 करोड़ रुपए से 3 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में लगभग 75,000 सीटें बढ़ेंगी, बहुत ही सराहनीय बात। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। प्रधानमंत्री जो रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है, इसके तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। रिसर्च फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च, जैसे आप नेट के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जो है जेआरएफ वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो खैर अलग है, जेआरएफ वगैरह एक अलग प्रावधान है, लेकिन पीएम रिसर्च के बारे में ये फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना में आईआईटी हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को भी बढ़ाया जाएगा। नया नारा है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया से आप दुनिया को बना सकते हैं, बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे युवाओं के लिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड के संदर्भ में बात करते हैं, व्यापारी के संदर्भ में। व्यापारियों के संदर्भ में मैं बताऊं आपको, तो जो एमएसएमई है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल जो उद्यम होता है, इनके लिए जो लोन गारंटी की लिमिट है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखते होंगे एमएसएमई का एक लोन का कैटेगरीज है, इतना जो है, तो यहां से 5 से बढ़ा करके 10 करोड़ होगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, ठीक है। यहां पे एक विद्यालय के रूप में एक विद्यालय इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की जो लोन है ना, अब मामला क्या है, उसको बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दिया गया है। देखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स जो है, पीएम स्वनिधि योजना है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। देखिए, जैसे रेड़ी पटरी पे जो दुकान वगैरह लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि जिसको बोलते हैं, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन का प्रावधान था, बगैर गारंटर के, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया, ठीक है।
तो सरकार ने पीएम स्वनिधि के तहत जो है इसे 30,000 कर दिया है। ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी बात वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ठीक है। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसमें शर्तें हैं, लेकिन एफडीआई 74% बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो राजकोषीय घाटा है, देखिए असल में राजकोषीय घाटा देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1947 के बाद जो सरकार का आर्थिक गतिविधियों में योगदान है, चाहे वो वेलफेयर के संदर्भ में हो या देश की नीति के संदर्भ में हो, तो बजट का ही अपना एक स्वरूप होता है। तो सरकार बजट व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना पड़ता है, और वो कर्ज लगभग बहुत धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। तो वर्तमान समय में जो राजकोषीय घाटा है ना, वो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। मैं जब अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक गतिविधियों जैसे सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा राजकोषीय घाटा के बारे में। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट में सस्ता क्या हुआ है। जैसे आप देखेंगे दवाएं, जैसे कैंसर की दवाएं वगैरह सस्ता हो गई हैं, मेडिकल उपकरण भी सस्ता हो गया, एलईडी ये सब सस्ता हो गया, भारत में कुछ कपड़े जो बन रहे हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल फोन बैटरी मैंने बताया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेसाइकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, उस पे जो है सरकार का जो टैक्स कम करने का एक प्रावधान है, उससे जो है लिथियम बैटरी वगैरह सस्ती होगी, तो इस पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। अब इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एक बात बताऊं कि इस बजट के संदर्भ में किन लोगों ने क्या क्या कहा है। हालांकि ये देश के लिए एक सबका साथ सबका विकास के कदम की ओर बढ़ता हुआ एक समावेशी बजट है। ठीक है। एक सकारात्मक बजट है। फिलहाल लोगों ने क्या कहा है, जैसे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बजट में बिहार का ख्याल रखा गया, पूर्णतः ख्याल रखा गया, ये बात सही भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि न दलित है न आदिवासी बजट है। एक रैली में संबोधन करते हुए भी इन्होंने बात रखा था कि जो बजट है, कांग्रेस ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बजट में बिहार के लिए सौगात है और आंध्र प्रदेश की क्रूरता से उपेक्षा की गई। गलत बात है। बिहार के लिए भी पूरे देश के लिए काम किया गया है, एक समावेशी बजट है। तो इस प्रकार हमने आपको बजट के बारे में छोटी से छोटी बातें बताने की कोशिश किया। बजट क्या है, बजट कैसे पेश होता है, बजट के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। जय हिंद।